नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए, विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई स्टूडियो से। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है अपने इस कार्यक्रम में। पहली खबर प्याज से जुड़ी होगी। प्याज की महंगाई से निपटने की तैयारी सरकार अभी से कर रही है। क्या तैयारी कर रही है, कितनी ये तैयारी, कितनी ये कोशिश कामयाब होगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बैंक परेशान, फिर सस्ता कैसे होगा कर्ज। जी हां, अगर आप रेपो रेट की कमी से अपनी होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि बैंक इन दिनों किसी और चिंता में है। क्या चिंता है, क्या परेशानी है, ये समझेंगे। क्यों नहीं बिक रहे मोबाइल कनेक्शन। नए मोबाइल कनेक्शन बिकने की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ रही है। क्या वजह है इसकी, क्या समस्या है, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इन सबको हम जानेंगे। संधि पर ईयू को क्या हिचक है। दरअसल ईयू के साथ जो संधि है वो कभी लगता है होने वाली है, कभी लगता है नहीं हो पाएगी, कभी बात कहीं अटक जाती है। हिचक क्या है ईयू को, आखिर क्यों नहीं संधि पर हस्ताक्षर हो पा रहे हैं, इसको जानेंगे। फिर दिन की बड़ी खबर, क्या अब शुरू हो रहा है भारत अमेरिका का ट्रेड वॉर। जी हां, ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे तमाम तर्क हैं, तमाम तथ्य हैं, कुछ नए संकेत हैं। इन पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आज जब आप एक कान से ये खबर सुन रहे हैं कि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर थोड़ा शांत पड़ता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच क्या ट्रेड वॉर की शुरुआत हो रही है। और सऊदी के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, क्या कोशिशें होंगी उनकी वहां, क्या कुछ निकालना चाहते हैं वो अपनी इस यात्रा से, ये भी हम समझेंगे। पहली खबर प्याज से जुड़ी। भविष्य में प्याज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार बफर स्टॉक बना रही है और इस बफर स्टॉक को बनाने के लिए प्याज की खरीद की जाएगी। सरकार ने फिलहाल किसानों से बाजार भाव पर 3 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। इस प्याज को बाजार में उस समय उतारा जाएगा, सप्लाई किया जाएगा जब कीमतें बढ़ गई होंगी, तब आपूर्ति कर ये कोशिश होगी कि कीमतों को थामा जा सके। सरकार के इस कदम से मंडियों में प्याज का भाव बढ़ सकता है। मई के दौरान अब तक देश भर में कृषि उपज मंडियों में प्याज का औसत भाव 17 रुपए के नीचे है। अप्रैल के दौरान औसत भाव 19 रुपए के ऊपर था। तो सर, ये कोशिश क्या काम आएगी कि सरकार अभी सस्ता जब प्याज है तब इसको खरीद ले रही है और जब महंगाई तेज हो तो बाजार में आपूर्ति करके उसको थामा जाए, ये कोशिश है। शुभम, पहली बार ऐसा है कि सब्जियों के बफर स्टॉक बनाने की इस तरह से तैयारी की जा रही है। हम आमतौर पर सरकार सब्जियों के मामले में, प्याज के मामले में बाजार में मौके पर दखल देती थी और वो भी एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है सरकार के पास, जिसमें कीमतें एक सीमा से अधिक जब गिर जाती हैं तो उस समय किसानों को मदद देने के लिए सरकार प्याज की खरीद करती थी। तमाम पुराने किस्से कहानियाँ जानकारी में है, जिसमें खबरें हैं जिनमें कि प्याज खरीदा गया, फिर वो कहीं बांटा नहीं गया और उसके बाद सरकार के पास खराब हो गया। इस बार जो तैयारी है वो कुछ दूसरे किस्म की लग रही है, क्योंकि त्योहारी मौसम के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ती हैं और हर साल प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें महंगाई के रूप में दिखता है। तो सरकार की कोशिश है कि प्याज का एक बफर स्टॉक बनाया जाए। जो तैयारियां चल रही हैं वो एनसीसीएफ के जरिए की जाएंगी और प्याज मूलतः महाराष्ट्र की लासलगांव और नासिक और उसके आसपास की मंडियों से आता है, तो यहाँ से प्याज की खरीद की जाएगी और उसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्टोर किया जाएगा या भंडार में रखा जाएगा। उसमें भी खास तौर पर मध्य प्रदेश के इलाकों में, ताकि सेंट्रल इंडिया के हिस्से से उस प्याज की आपूर्ति देश के बाकी हिस्सों में की जा सके। इसकी तैयारी एनसीसीएफ के जरिए की गई है। इसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, उन्हें भी शामिल किया गया है, जिसके कारण वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।
देखना यह है कि इस समय तात्कालिक तौर पर तो किसानों के लिए ये राहत की बात है, लेकिन क्या सरकार की इस खरीद के बाद बाजार में कीमतें बढ़ेंगी और प्याज की तत्काल कोई महंगाई आएगी? क्योंकि मुद्रास्फीति पर, खाद्य मुद्रास्फीति पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण हुआ है। ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा निकलवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं उस पर सरकार की सख्ती शुरू हो गई है। हाल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने एक लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से अपनाए जा रहे डार्क पैटर्न पर सख्ती की है। वह प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों से गलत तरीके से डोनेशन ले रहा था। सर, सीसीपीए पे क्या इसे रोकने के अधिकार हैं? इतने नियम, कायदे, कानून उसके हाथ में इतनी शक्ति है कि इस तरीके के हथकंडों को रोका जा सके? सीसीपीए के पास अधिकार तो है, लेकिन सीसीपीए इसे प्रभावी रूप से लागू कर नहीं पा रहा है। ये काम कैसा था, ये बड़ा दिलचस्प काम है जो लोगों को पता भी नहीं चलता। जब आप किसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और कोई टिकट बुक कराते हैं तो आपसे ₹1.50 किसी गरीब की या किसी संस्था की सहायता के नाम पर मांग लिया जाता है। ये मांगना आमतौर पर डार्क पैटर्न है। लेकिन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, देश के और बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डार्क पैटर्न सक्रिय हैं। अभी तो भारत के अधिकांश लोग डार्क पैटर्न से परिचित नहीं है कि कैसे आपको सर्ज प्राइसिंग दिखाई जाती है, कैसे आपको ये बताया जाता है कि स्टॉक में बहुत कम सामान रह गया है, आखिरी 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस बचे हुए हैं। ये कोशिशें आज भी जारी हैं। डार्क पैटर्न्स रोकने के लिए सीसीपीए की और सरकार की तरफ से पिछले 1 साल 1.5 साल में कई तरीके के आदेश जारी हुए, लेकिन ऐसा होता अभी दिखता नहीं है। क्योंकि ये जब शिकायतें पहुंचती हैं तब उसके बाद हम भारत के कंज्यूमर अथॉरिटीज की सक्रियता देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी CEIB नई योजना बना रहा है। इसके जरिए बैंकों में खुलने वाले म्यूल खातों की जल्द पहचान के बाद उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके। इसके लिए CEIB सभी बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। सर, ये म्यूल अकाउंट का जो मामला है ना, ये बड़े लंबे समय से, हम पिछले साल 2 साल से देख रहे हैं कि इस पर बहुत कोशिशें होती हैं, बहुत बात होती है, कुछ पुख्ता नहीं निकल पाता। क्या कोई मैकेनिज्म अब तक बन पाया है जो इस पर वाकई प्रभावी हम कह सकें हम कामयाब हुए हैं और यहाँ पर रोक लग पाएगी? बीते साल तक रिजर्व बैंक काफ़ी सक्रिय था, बार बार घोषणाएं भी की गई थी, नोटिफिकेशंस भी जारी हुए थे, बैंकों से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके बाद बातचीत कहीं कुछ ठंडी पड़ गई। म्यूल अकाउंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी शायद 2 बड़ी वजह हो सकती हैं शुभम। एक तो ये कि म्यूल अकाउंट्स 2 तरीके के हैं। एक वो अकाउंट्स है जो जराइम के पर्पस से, अपराध के पर्पस से बैंक में खोले गए हैं और उनका इस्तेमाल मनी ट्रैफिक करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ट्रांजैक्शंस को इधर से उधर करने के लिए किया जाता है। और दूसरा म्यूल अकाउंट्स का वो हिस्सा है जिसमें असंख्य लोगों के ऐसे खाते हैं जो निष्क्रिय हैं या सेमी एक्टिव हैं, उनमें बहुत एक्टिविटी नहीं है, उनका इस्तेमाल उस व्यक्ति की जानकारी के बगैर किया जा रहा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब बैंक उसमें शामिल हो। बैंक जब तक सम्मिलित नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति के खाते को किसी दूसरे के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जाएगी। और यही वो कमजोर नस है, वही वो फॉल्ट लाइन है जहां पर सरकार या बैंक या रिजर्व बैंक सख्ती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों का पूरा सिस्टम सेटअप इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। दूसरी बात यह कि पिछले 2-3 साल पहले तक भारत में नए बैंक अकाउंट खुलवाने की होड़ थी। उस होड़ में बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे खोले गए, संख्या तो बड़ी दिखाई गई, लेकिन जिनमें प्रॉपर KYC नहीं थी, जिनमें प्रॉपर जानकारियां नहीं थी। तो इसलिए समस्या म्यूल अकाउंट की अभी जस की तस है। लेकिन जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहा है जिसमें मोबाइल नंबर के हिसाब से और जो उपलब्ध डेटाबेस है, जिसमें कहीं कोई सस्पिशियस मोबाइल नंबर है जिसका रिश्ता किसी भी बैंक अकाउंट के साथ है सिस्टम में, उसे पहचाना जाएगा और उसके सक्रिय होने पर या उससे कोई ट्रांजैक्शन होने पर उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ब्याज दरों में हो रही कमी के कारण ब्याज से बैंकों को होने वाली कमाई पर असर पड़ सकता है। कम ब्याज दरों की वजह से सरकारी बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन पर चोट पहुंचने की आशंका है। खासकर SBI, PNB और कैनरा बैंक के इंटरेस्ट मार्जिन घट सकते हैं। इस साल बैंकों के क्रेडिट में ग्रोथ की संभावना है। सर, एक तरफ अगर ये खबरें आ रही हैं, अभी नतीजों का सीजन है, कि अगर बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं, कितनी स्थिति में होंगे बैंक? एक तो ब्याज दरें कम होंगी नहीं होंगी आगे, और अगर हो भी गई तो क्या ये पास ऑन हो पाएंगी?
निम को लेकर क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जो बैंकों की इस स्थिति के बारे में बताती है। बैंक गहरी दुविधा में है। अभी से 6 महीने पहले तक बैंकों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बुरी तरह टूटा हुआ था, डिपॉजिट्स कमजोर थे और बैंकों ने ऊंचे दर पर ऊंची डिपॉजिट दर के ऊपर पर बड़े जमा एकत्र करने की कोशिश की और आपने एफडी रेट्स और तमाम तरीके के डिपॉजिट रेट्स बढ़ते हुए देखे। इसके अलावा बैंकों ने जो बाकी 81 बॉन्ड से पैसा उठाया वो भी महंगी कीमत पर उठाया है। अब ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू हो गया है, महंगाई की दर कम हुई है, आरबीआई लगातार ब्याज दरों में कमी के संकेत दे रहा। कुछ शुरुआती टोकन सांकेतिक कमी भी की गई है। बैंक गहरी दुविधा में फंस गए हैं और यही बात क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि बैंकों को अब क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाने के लिए, क्रेडिट पुश बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के मोड में जा रही है और रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करके कर्ज सस्ता करने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बैंकों के डिपॉजिट्स की जो कॉस्ट है वो पहले से जो मौजूद डिपॉजिट की कॉस्ट है वो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को कम करने पर की परिस्थिति पैदा करेगी और ये दबाव बैंक आने वाले समय में देखेंगे और इसलिए बैंकों के प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। और इसी रोशनी में हम आने वाली क्रेडिट पॉलिसी या आने वाले समय में ब्याज दरों की कमी को देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी ताजी मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आरबीआई गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो लगातार इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि बैंक ब्याज दरों में कमी को आगे पास ऑन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे बैंकों ने ब्याज दरों में उतनी कमी नहीं की है उपभोक्ता कर्जों पर या होम लोन्स पर जितनी की कटौती होनी चाहिए थी। ये एक बात का और भी संकेत है कि रिजर्व बैंक चाहे कितनी भी सक्रियता के साथ रेपो रेट और ब्याज दरों में कमी करे, बैंकों की अपनी गणित, उनके फंड्स की जो कॉस्ट है वो अभी उनके हाथ रोक रही है। पिछले साल मोबाइल टैरिफ में हुई बढ़ोतरी की वजह से नए टेलीकॉम कनेक्शन बिकने की जो ग्रोथ है वो सुस्त पड़ गई है, खासकर गांव में मोबाइल कनेक्शन कम बिक रहे हैं। ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तक बीते 1 साल के दौरान गांव में सिर्फ 7,90,000 नए मोबाइल कनेक्शन जुड़े हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल जुलाई में ही टैरिफ महंगे किए थे। सर, पहला सवाल तो यही कि कमी कितनी आई है और कहां आई है ये कमी? भारत के लिए ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। दरअसल ये पहला ऐसा मौका है जब हम मोबाइल क्रांति को झटका लगता देख रहे हैं या मोबाइल क्रांति पर सीधा असर देख रहे हैं। जो पहले तो हम ये बताएं कि पिछले साल टैरिफ में कितनी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जुलाई में करीब टैरिफ या मोबाइल दरें 10 से 25% बढ़ी थी। चूंकि भारतीय बाजार में अब 2 ही कंपनियां हैं तो एक तरीके से ये डोपोली का मार्केट है और दोनों कंपनियां अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ा चुकी हैं और इसका असर अब हमें दिखाई पड़ रहा है। ऊंचे टैरिफ की वजह से लोग 2 सिम छोड़कर सिंगल कनेक्शन पर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा असर दिखाई दिया है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में। गांव के ग्रामीण इलाकों में महंगाई की स्थिति या खर्च करने की सीमाओं के कारण 1,000 रुपये के आसपास का भी मंथली बिल देना मुश्किल हो रहा है और इसलिए ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शंस की मांग सबसे तेजी से घटी है। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार ग्रामीण इलाकों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है और पिछले 1 दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार बेहद तेजी से हुआ था, बल्कि घर में लगभग प्रत्येक सदस्य के पास एक फ़ोन था। अब ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्थिति थी और इसलिए अब ये एक नकारात्मक संकेत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसके कारण भारत की टेली डेंसिटी में भी तेज गिरावट आई है, जो लंबे समय बाद देखा गया है। पिछले 1 दशक के दौरान भारत में रिकॉर्ड टेली डेंसिटी थी, मतलब 100 लोगों पर लगभग 136, 137, 140 फ़ोन थे क्योंकि कई लोगों के पास 2-2 फ़ोन कनेक्शंस थे। ये ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि मार्च के अंत में अगर आप मोबाइल कनेक्शंस की तस्वीर देखें तो बेहद चौंकाने वाली है और इसका सीधा रिश्ता महंगे होते हुए मोबाइल टैरिफ से है और इसका एक रिश्ता महंगे होते हुए मोबाइल सेट से भी है, क्योंकि पिछले 2 साल में मोबाइल सेट्स की कीमत भी बढ़ी है। जो एंट्री लेवल सेट्स थे वो महंगे होते चले गए हैं और महंगे और ऊपर के सेट्स को खरीदने की क्षमता अधिकांश लोगों में नहीं है। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर भारत में मोबाइल क्रांति की रफ्तार को ब्रेक लगाए हैं और अब इसका असर आने वाले दिनों में हमें कई और अन्य चीज़ों पर, कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिखाई दे सकता है। तो सर, ये माना जाए कि ये जो बढ़ोतरी कंपनियों ने की थी ये उनके लिए उल्टी पड़ गई? अभी तो कंपनियां नहीं मान रही हैं क्योंकि कंपनियों ने लगातार कहा। अगर आप एयरटेल के गाइडेंस देखें या बाकी जियो के गाइडेंस देखें तो उनका मानना है कि उनको एक निर्धारित लेवल तक
आरपू लाने के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लाने के लिए कीमतों में अब टैरिफ में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और आने वाले दिनों में 10 से 20% टैरिफ की बढ़ोतरी और ज़्यादा होने की संभावना है। चूँकि बाजार में दो ही कंपनियां हैं तो दोनों कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में टैरिफ बढ़ाती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरावट दिख रही है कनेक्शन में, ये धीमे धीमे उन पर भारी पड़ेगी। और इसलिए हमें देखना होगा कि इस नतीजे पे, इन आंकड़ों के बाद भारत की दोनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल का जवाब या उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि इससे टेलीकॉम नेटवर्क का, टेलीकॉम कनेक्शंस का विस्तार रुकता दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा ट्रेंड यह आया कि दो कनेक्शन रखने की जगह लोगों ने एक कनेक्शन रखना शुरू कर दिया, यानी एक कनेक्शन का आरपू पूरी तरह टूट रहा है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। क्या टेलीकॉम कंपनियां इसके बाद रेट कम करेंगी? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने महंगी दर पर कर्ज ले रखे हैं। देखिए, अभी एयरटेल सरकार से ये कह रही है कि उसकी बकायदारी के कर्ज को, उस पर जो रेवेन्यू शेयरिंग और लाइसेंस फीस की बकायदारी है, उसे वोडाफोन की तरह इक्विटी में बदल दिया जाए। ऐसी स्थिति में टेलीकॉम कंपनियां ब्याज दरों में, टैरिफ दरों में कमी करेंगी, इस बात की संभावना तो कम दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, उनकी बैलेंस शीट पर घटती मांग का असर जरूर पड़ेगा। तो सर, आगे आपने कहा कि इसके असर बहुत सारी जगहों पर दिख सकते हैं, कहां दिख सकते हैं और इंटरनेट खपत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? अगर नए कनेक्शन नहीं बिकेंगे तो सीधी सी बात है, इंटरनेट खपत भी गिरेगी। 2023 में भी इस बात के संकेत मिले थे कि भारत में इंटरनेट की मांग, खपत गिर रही है, जो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि डिजिटल सेवाओं का सारा विस्तार, यूपीआई का विस्तार और कई तरीके की सुविधाएं जिन्हें अब ऑनलाइन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए मोबाइल क्रांति का, मोबाइल नेटवर्क्स का बढ़ते रहना, मोबाइल कनेक्शंस का बढ़ते रहना लगातार ज़रूरी है। और मोबाइल ग्राहकों का जनरेशनली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाते रहना भी ज़रूरी है। 2G से 3G की तरफ, 3G से 4G की तरफ और 4G से 5G की तरफ। अभी भारत के ग्रामीण इलाकों में 3G 4G के बीच के नेटवर्क है, 5G का इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी पुराने फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रही है और वो उसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग पुराने फीचर फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तो इंटरनेट की मुख्य धारा में लाया जाना है ताकि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं है, स्मार्टफोन पर दिए गए डेटा प्लान का पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये का मंथली रिचार्ज कराने की क्षमता नहीं है, तो फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे होगा? और इसलिए इसके बाद हमारी निगाहें रहेंगी इंटरनेट कंजम्पशन के आंकड़े पर कि आने वाले दिनों में इंटरनेट कंजम्पशन का आंकड़ा क्या बताता है। इस पूरी रिपोर्ट में एक बात महत्वपूर्ण है जो थोड़ी उत्साहवर्धक है कि भारत में जो फिक्स्ड वायरलेस है उसमें 5G की डिमांड बढ़ रही है, और यह भी स्वाभाविक बात से शहरी इलाकों में बढ़ रही है। धीमे धीमे शहरी इलाकों में अब घरों को ब्रॉडबैंड और वाईफाई वायरलेस से लैस किया जा रहा है, इसकी मांग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट बताती है कि फिक्स्ड वायरलेस जो घरों में है, उपलब्ध है, जो बहुत सारे हमारे दर्शकों के घरों में होगा, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत महंगा है। यानी वो मोबाइल की तुलना में जितना हाई एंड मोबाइल फ़ोन के बिल्स हैं, उसी तरीके से फिक्स वायरलेस की कीमतें भी भारत में बेहद महंगी हैं। और अब ये पूरी क्रांति जो सस्ते से शुरू हुई थी, याद करिए कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन और सबसे सस्ती मोबाइल सर्विस होती थी, वो पलट कर अब इस स्थिति में आ गई कि मोबाइल सेवा महंगी हो गई और उस महंगे होने के कारण अब इसकी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ने लगा। देश और दुनिया में क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स कारोबार तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों में मुनाफे आने में अभी समय लग सकता है। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने सोमवार को अपने नतीजे घोषित किए। नतीजों में एक बार फिर से घाटा बढ़ गया। माना जा रहा है कि स्विगी को मुनाफे में आने में अभी कई तिमाहियां लग सकती हैं। दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी अपने क्विक कॉमर्स कारोबार को बड़े शहरों तक सीमित रखने की योजना बना रहा है ताकि खर्चों की कटौती की जा सके, खर्चों में कटौती की जा सके। सर, स्विगी और फ्लिपकार्ट की ये दो खबरें अगर रखा जाए एक साथ मेज पर, क्या आपको तस्वीर, क्या भविष्य बनता दिख रहा है ई कॉमर्स कंपनियों का, क्विक कॉमर्स कंपनियों के स्पेस में स्पेशली?
ये बाजार और ये कंपनियां एक किस्म से डगमगा रही हैं। हमें हर तिमाही में नतीजों में कुछ बदलाव दिखता है। अभी एक तिमाही दो तिमाही पहले ऐसा माना जा रहा था कि कंपनियों के मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, घाटों में कमी आई है, लेकिन 2 तिमाही के बाद के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। स्विगी का रिजल्ट बता रहा 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा है। स्विगी को की जो फूड डिलीवरी बिक्री है उसकी ग्रोथ घटी है और इसलिए स्विगी एक नई सर्विस लॉन्च करने जा रही है बोल्ट के नाम से, जिसमें 10 मिनट में खाना डिलीवर किया जाएगा। ये जोमेटो की जो हाई स्पीड सर्विस है उसके के कंपैरिजन के लिए है। लेकिन इन कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल्स, खासतौर से जो ऑनलाइन ऐप बेस्ड रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं या रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, इनके रेवेन्यू मॉडल भारतीय बाजार में इतने मजबूत नहीं हो पाए। इसके ऊपर इन्होंने क्विक कॉमर्स को ला दिया, क्योंकि भारत में क्विक कॉमर्स की दो बड़ी कंपनियां ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से निकली हैं और उनका हिस्सा, इसके अलावा इंडिपेंडेंटली ज़ेप्टो एक अलग तीसरा बड़ा ब्रांड है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन फूड डिलीवरी और उनके साथ जुड़े हुए क्विक कॉमर्स दोनों का दबाव इन कंपनियों पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्विगी हो या जोमेटो हो। और इनकी लागतें ज़्यादा हैं, एचआर की कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिन सीमित है। इसे देखते हुए फ्लिपकार्ट का ये इशारा इस तरफ है कि फ्लिपकार्ट भी आना चाहती है, क्योंकि क्विक कॉमर्स का बाजार कम से कम शहरों में तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि लोगों ने अब बाजार जाना, ग्रॉसरी स्टोर जाकर सामान खरीदना बंद कर दिया है, घरों में सीधे सामान की डिलीवरी हो रही है। लेकिन जो लॉसेस हैं, उन लॉसेस की वजह से, जो नुकसान की वजह से फ्लिपकार्ट भी इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी या हिम्मत नहीं दिखा पा रही। और ये स्थिति शुभम तब है जब इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट दोनों ने, यानी जोमेटो और स्विगी दोनों ने प्लेटफॉर्म फीस लगाई है, अलग अलग तरीके की फीस वसूल रहे हैं। उसके बाद भी क्विक कॉमर्स का कारोबार रेवेन्यू की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से अभी बहुत भरोसेमंद नहीं हो पा रहा है। भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में एक खास क्लॉज को शामिल न करने की वजह से भारतीय फार्मा कंपनियों के हित सुरक्षित रहे हैं। एफटीए पर चर्चा के दौरान यूके की तरफ से डेटा एक्सक्लूसिविटी को शामिल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। अगर ऐसा होता तो भारत में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को दवा के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं मिलता, जिस वजह से दवा तैयार करने में लागत और समय दोनों बढ़ सकते थे। सर, यूके की तो बात चल ही रही है, जो हो ही रहा है, हम ईयू पे बात करते हैं। ईयू, आपको क्या लगता है कि ये जो संधि है ये क्यों अटक सी दिख रही है? क्यों ईयू जल्दी में संधि करना नहीं चाहता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? यूके, जैसा शुभम आपने कहा सही, यूके के साथ बातचीत क्लियर हो गई। हालांकि यूके का समझौता बड़ा दिलचस्प निपटी है। अभी तक उसका विस्तृत ब्यौरा, उसके विस्तृत प्रावधान आने हैं, उसके कई सारे हिस्से अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में लागू होने हैं। कुछ अभी भी ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर सहमति बनना बाकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एफटीए तो हो ही गया है। अब महत्वपूर्ण है दूसरा बड़ा एफटीए, जिस पर वार्ताएं चल रही हैं 12 से 16 मई के बीच दिल्ली में, जिसमें ईयू के प्रतिनिधि भारत में मौजूद है और भारतीय पक्ष के साथ वार्ताएं कर रहे हैं। यहाँ अब परिस्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं और वो परिस्थितियां हम करीब से, और काफ़ी दिलचस्प बदलाव है। ईयू और भारत दोनों में जिन वार्ताओं को और संधि तक पहुंचने के लिए एक बेचैनी, एक उत्सुकता थी करीब 3-4 दिन पहले तक, लेकिन अब वैसी परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है। ईयू ने नॉन टैरिफ बैरियर्स का मामला भारत में उठाया है, जो इससे पहले भी उठाया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से उठाया गया है। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर ईयू का आग्रह बना हुआ है। ईयू का मानना है कि भारत की कंपनियां कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करती हैं, पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है और इसलिए उसे कार्बन नियमों को मानना ज़रूरी होगा। दूसरा, इसके अलावा भारत में जो कार्बन का उत्सर्जन रोकने के नियमों की व्यवस्था है उससे ईयू सहमत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, ग्रीनरी कितनी होनी चाहिए, भारत में जंगलों की क्या स्थिति है, ये सारे सवाल मेज पर आना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ईयू ने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि वो भारत के साथ कोई काम चलाऊ संधि के पक्ष में नहीं है। हम लोगों ने कल अपनी चर्चाओं में बोनस पॉइंट में संकेत दिया था कि भारत ने हाल के वर्षों में एफटीएस को एक दूसरे तरह से हैंडल करना शुरू किया है, जहां एक तत्काल तुरंत सहमति बना ली जाए, एक संधि से शुरुआत कर दी जाए और फिर बाद में लंबे समय में उसे विकसित किया जाए। यूके के साथ लगभग ऐसा ही हुआ है, लेकिन ईयू इतनी जल्दबाजी में, इतनी जल्दी संधि नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि जब तक पूरी बड़ी व्यापक सहमति ना बन जाए तब तक
भारत और EU को FTA में या किसी व्यापार संधि में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बदला हुआ रुख है जो निकलकर इन वार्ताओं में सामने आया है। सर, एक चीज़ और यहाँ समझना चाहेंगे कि चाहे EU के साथ बातचीत हो या अब भारत अमेरिका का भी एक समझौता है जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ये सब समझौते तब सुर्खियों में थे, तब हेडलाइंस में थे जब दरअसल ट्रेड वॉर चल रहे थे। अब ट्रेड वॉर थोड़े शांत होते दिख रहे हैं, खत्म होते दिख रहे हैं। कि ऐसी स्थिति में आपको लगता है ऐसी संधियां और होने में दिक्कतें आएंगी? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है क्योंकि भारत और यूके की सहमति चाइना और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की समाप्ति से या व्यापार युद्ध में जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, उससे पहले हो गई थी। उस दौरान मतलब आज से 15 दिन पहले तक दुनिया के देशों में, खासतौर से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस बात की बेचैनी थी कि कल ट्रंप क्या कर बैठेंगे और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, अपने व्यापार को आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले से बचाने के लिए उन्हें कोई पेशबंदी कर लेनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बदल गए, उन्होंने चीन के साथ सहमति बनाई और बेहद जल्दी 24 घंटे 48 घंटे में सहमति बन गई और एक पूरा नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया। चीन भी कमोवेश संतुष्ट है, अमेरिका भी कमोवेश संतुष्ट है और डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी की यात्रा पर निकल गए हैं। इसके बाद दुनिया में फिर ट्रेड को लेकर एक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ है। यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उतने भी सख्त प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, वो सौदेबाज हैं, वो बार्गेन कर रहे हैं और जिससे उनको बेहतर बार्गेन मिलता है उससे वो संधि करने को तैयार है। तो अब ये तस्वीर बदली है। इस तस्वीर के बदलने के बाद चूंकि यूके के साथ अमेरिका की व्यापार संधि हो गई है, भारत के साथ व्यापार संधि पर चर्चा चल रही है, हालांकि उसमें एक नया मोड़ आया है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जापान के साथ व्यापार संधि लगभग किनारे आ गई है अमेरिका की। तो EU को भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उतनी सख्ती के साथ यूरोपीय समुदाय के साथ डील नहीं करेंगे, वो कुछ लेन देन करेंगे जो बार्गेन होता है ट्रेड वार्ताओं में और उसका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए EU भी अब उतना उत्सुक नहीं है और इसलिए भारत को अपनी व्यापार वार्ताओं में अब नई शर्तों का, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के देश जब तक एक मुक्त व्यापार व्यवस्था चल रही है जिसमें सारे देशों को निर्यात कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज कम है, WTO की छत्र छाया में ऐसी व्यापार व्यवस्था चल रही थी तो लोग संतुष्ट थे। यह डिसरप्शन डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए और यह भी एक बड़ी वजह है कि अगली वार्ताओं में या भारत अन्य देशों के साथ जो FTA कर रहा है उनमें अब उतनी सहजता या उतनी जल्दी या उतनी बेचैनी न तो भारत की तरफ से रहेगी और न सामने वाले पक्ष की तरफ से रहेगी, ऐसा लग रहा है। अमेरिका में दवाओं की कीमत घटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसकी वजह से कंपनियों को दवाओं की कीमत 80% तक घटानी होगी और कोई कंपनी दवाओं की कीमत नहीं घटाती तो उसे सख्त टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप के इस फैसले का असर भारतीय फार्मा उद्योग पर पड़ने की संभावना है। भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट में अमेरिका को 1/3 एक्सपोर्ट जाता है। सर, इसका मतलब दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री के लिए कैसे समझा जाए? भारत भी उसमें शामिल है। ओवरऑल इस फैसले को कैसे समझा जाए? अब बेहद सनसनीखेज और दुनिया के किसी देश की तरफ से दवाओं को लेकर इस तरीके का आदेश बेहद सनसनीखेज था। इसकी गहराई से पड़ताल अगर हम करें तो हमें समझ में आएगा। जो लोग बोनस पॉइंट के जो नियमित दर्शक हैं उनसे सुबह हमने कहा था कि ये आज का दिन पूरी दुनिया के बाजारों के लिए फार्मास्यूटिकल्स का डे था। फार्मास्यूटिकल कंपनियां पूरी दुनिया में हैं, एक दूसरे देशों को निर्यात करती हैं। चीन बल्क ड्रग का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यह फैसला बेहद चौंकाने वाला था। इस फैसले की जो तह में जाकर समझें तो इसका बड़ा असर हमें दिखाई दे रहा है। इस फैसले का मतलब यह है कि अमेरिका का बाजार एक्सक्लूसिव बाजार है जहां 30 से 80% कम कीमत पर दवा बेचनी पड़ेगी कंपनी को। वो कंपनी दवा $100 की बना रही हो, $1000 की बना रही हो या $2000 की बना रही हो, डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइसिंग फार्मूला लागू कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन अर्थव्यवस्था जो आमतौर पर पूरी दुनिया को यह सिखाती आई है कि सरकारों को उत्पादों की कीमतें तय करने में दखल नहीं देना चाहिए, उसने अपने यहां यह नियम बना दिया है कि 30 से 80% तक दवाओं की कीमत कम करनी पड़ेगी। और MFN प्राइसेस, इसके लिए इसको उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइस कहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन कंपनियां खुद दे नहीं रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी गर्दन पकड़कर, उनका गिरेबान पकड़कर ये कह रहे हैं कि अमेरिका को वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें और इस दर्जे के बेस पर दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं अमेरिका के उपभोक्ताओं को और ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। यह अमेरिका में बेचना होगा। ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था
हाल फिलहाल के दशकों में, हाल फिलहाल के इतिहास में कहीं इस तरीके के कानून नहीं देखे गए मुक्त व्यापार की व्यवस्था आने के बाद पिछले करीब करीब 3-4 दशकों में। दूसरी चीज़ ये कि कंपनियों को ये कहा गया है कि वो सीधे ग्राहकों को दवा बेचेंगी, यानी वो सीधे स्टोर्स पर जाकर दवा बेचेंगी। इंश्योरेंस के जरिए बिकने वाली दवाएं, फार्मेसी और फार्मा मैनेजर्स के जरिए बेची जाने वाली दवाएं, उनका पूरा नेटवर्क खत्म होगा। यानी ये पूरा बिजनेस जो बीच का था इंटरमीडिएट्स का, जिसके रेवेन्यूज आते थे, वो भी खत्म होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कंपनियों ने दवा की कीमत नहीं घटाई तो उन्हें सख्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो हुई उस फैसले की बात। ये जो फैसला है, और ये फैसला क्यों अनोखा और अजीबोगरीब है फार्मा उद्योग के लिए, जिसका असर आज हमने देखा। अब इसका जो सीधा असर और सीधी बेचैनी वो कंपनियों में, शुभम, ये है कि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, दवा की कीमत $100 है, और अगर अमेरिका कह रहा है कि इस दवा को $30 में बेचा जाए तो $70 का नुकसान कौन उठाएगा, $70 का घाटा कौन उठाएगा। और इसलिए कंपनियां मेल्ट हो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा असर है। या तो उन्हें टैरिफ झेलना पड़ेगा और या फिर वो दवाओं की कीमत घटाएंगी। और इसलिए इसका बड़ा असर चीन पर, भारत पर पड़ेगा, क्योंकि चीन और भारत की दवा कंपनियां यूएस की सबसे बड़ी दवा सप्लायर है। एपीआई में चीन की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। भारत जेनेरिक दवाओं का अमेरिका में सबसे बड़ा सप्लायर है। और इसलिए जो इसका फलित है, जो हमें दिख रहा है, वो ये कि अमेरिका के बाहर के बाजारों में, यूरोप में, मेना रीजन में, भारत में और एशिया में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी अमेरिका के उपभोक्ता तो सस्ती दवा खरीदेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस कानून के कारण, पर कंपनियां अपना नुकसान कम करने के लिए, वसूलने के लिए दुनिया के अन्य बाजारों में उन्हीं दवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं। तो अगर देशों के हिसाब से समझें सर, तो अमेरिका में तो कीमतें कम होंगी, आपसे बात से समझ आया। कहां बढ़ सकती हैं कीमतें, क्योंकि कंपनियों को तो एक तरफ बैलेंस शीट भी देखनी है, दूसरी तरफ कारोबार भी देखना है। हाँ, तो यूएस में घाटा हुआ तो दुनिया के दवाएं तो पूरी दुनिया के बाजार की कमोडिटी और सब जगह है। यूरोप बेहद परेशान है। यूरोप के बाजारों में आज सुबह से इस बात की चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो यूरोप की कंपनियां हैं, अगर उनको अमेरिका का बाजार चाहिए होगा तो उन्हें यूरोप में दवाओं की कीमत बढ़ानी होगी। इसी तरह एशिया, भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा बाजारों में से, उपभोक्ता बहुत बड़े हैं। इसके अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया के रीजन में होगा। अब यह बेहद असंगतिपूर्ण स्थिति है। माना यह जाता है फार्मास्यूटिकल उद्योग में कि महंगी दवाएं अमीर मुल्कों में महंगी रखी जानी चाहिए, जबकि महंगी दवाओं को गरीब मुल्कों में सस्ता किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। जैसे कैंसर की मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हुई, बड़ा विवाद हुआ। कैंसर की दवाएं बेहद महंगी हैं। उसके बाद कंपनियों ने ग्रुप बनाया, दबाव बनाया और विकासशील देशों के लिए, अफ्रीकी देशों के लिए दवाओं की कीमतें कम की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग प्राइसिंग के जो चैरिटेबल पार्ट था, जो उसका सोशल पार्ट था, उसको बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर दिया है। यानी अमेरिका जो दुनिया में सबसे अधिक परचेजिंग पावर वाला देश है, वो दुनिया में सबसे सस्ती दवाएं खरीदेगा, और जो दुनिया के बाकी मुल्क हैं जहां लोगों के पास आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने की क्षमता ही नहीं है दवाओं के लिए, भारत जैसे लोग, जहां पर अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के लिए बीमार हो जाए तो उसका परिवार तकनीकी तौर पर गरीब हो जाता है, क्योंकि उसके पास दवा और इलाज का पैसा नहीं होता है। औसत निम्न वर्गीय भारतीय के लिए ये चुनौती है। वहां दवाओं की कीमतें महंगी होंगी। इसलिए दवाओं के मामले में दुनिया में एक नए किस्म का टकराव हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। और यही वजह है कि कंपनियों को घाटे के खतरे के कारण पूरी दुनिया में फार्मा कंपनियों के शेयरों में हमें तेज गिरावट दिखाई दी है। सर, भारत के नज़रिए से इस खबर को थोड़ा और समझना चाहेंगे विस्तार से। 1/3 एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को है, इसके अलावा भी दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट को, अपने फार्मा को अपने एक्सपोर्ट में बड़ा दर्जा देते हैं। क्या लगता है भारत के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है ये? भारत से करीब 8.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है जेनेरिक दवाओं के लिए, और भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है अमेरिका को। सीधी बात यह है कि जो भी आकलन हमें मिल रहे हैं, नोमुरा ने आज, जब हम इस कार्यक्रम में आ रहे थे उससे पहले नोमुरा ने अपने आकलन दिया और ये बताया कि सन फार्मा पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से, ये जो नई व्यवस्था आई है और जो कीमतें घटाने का आदेश आया है MFN का, इससे भारतीय दवा कंपनियों की कमाई में 5 से 10% की कमी हो सकती है। भारतीय कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी,
जिससे कि उनकी बाजार हिस्सेदारी का जोखिम बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों में भी सबसे ज़्यादा असर जिन कंपनियों पर पड़ेगा उसमें ऑरबिंदो फार्मा, पिरामल फार्मा, ग्लैंड, सन, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, बायोकॉन और डिविस लैब है। तो ये जो 9 कंपनियां जो भारत की 9 सबसे बड़ी निर्यातक कंपनियां हैं जिनको अमेरिका का बाजार चाहिए, इनमें कई कंपनियों के अमेरिका में उत्पादन संयंत्र हैं, R&D सेंटर है। इन कंपनियों के मुनाफे पर बड़ा असर पड़ने वाला है, ये दिख रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो इससे सबसे बड़ा खतरा शुभम को दिख रहा है कि इस प्रक्रिया से जिन बाजारों में सामान्य रूप से दवा महंगी है, भारत में वैसे ही दवाएं बहुत महंगी हैं, सामान्य दवाएं भी, छोटी मोटी बीमारियों की भी जो सामान्य वायरल बीमारी है उनकी दवाएं ही महंगी हैं। ऐसी स्थिति में जब ब्रांडेड और बड़ी कंपनियों की हाई क्वालिटी दवाएं महंगी करने की नौबत आएगी तो इसका बड़ा खतरा हमें नकली दवाओं की बाढ़ के तौर पर, खराब दवाओं की बाढ़ के तौर पर दिखाई देगा। तो दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का, दुनिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस फैसले का असर पचाने की कोशिश कर रही है आज पूरे दिन में। इसमें कुछ ये जो चीज़ें निकल कर आई जिसको आज हम लोगों ने बोनस पॉइंट पे आपके सामने रखा है। अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर जिस तरह के टैरिफ लगा रखे हैं, भारत ने उसी तरह की जवाबी टैरिफ के लिए WTO में प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने अपने यहाँ सेफगार्ड ड्यूटी का हवाला देते हुए भारत से इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा रखी है, जिससे अमेरिका को लगभग $1.91 अरब का टैक्स मिल रहा है। और अब भारत भी इसी तरीके का टैरिफ लगाना चाहता है, ऐसा प्रस्ताव दिया है। सर, क्या कहा भारत ने एग्जैक्टली WTO में? बेहद सनसनीखेज चौंकाने वाली खबर सुबह है। कल भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन जब हो रहा था उसी समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया। उस बयान का संदर्भ लें तब हम इसे समझ पाएंगे कि क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार के मुहाने पर पहुंच गए थे और अमेरिका ने उसमें दखल दिया। उसके बाद आज सुबह पता चला WTO की तरफ से कि भारत ने WTO को एक चिट्ठी भेजी, एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उसने कहा है कि US ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर अपने टैरिफ लगाए हैं उस पर भारत रिटेलिएटरी टैरिफ या जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। भारत का ये कहना यह है कि US ने जिन नियमों के तहत ये टैरिफ लगाए हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, वो तर्क उपयुक्त नहीं है। दर्शक याद करेंगे कि लगभग इसी तरीके की चुनौती अमेरिका में कुछ राज्य भी अलग अलग तरह से देते रहे। भारत का कहना यह है कि इससे भारत के 7.5 अरब के 7.6 अरब के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा और US को इससे $1.9 बिलियन का टैक्स मिलेगा। तो अगर अमेरिका इस तरीके के टैरिफ लगा सकता है तो भारत अपनी ज़रूरत के लिए कुछ उत्पादों पर ऐसे ही या इन्हीं उत्पादों पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। और जो रियायतें दे रखी हैं भारत ने अमेरिका को अपने बाजार में, उन्हें रोकने की या उन्हें निलंबित करने की कोशिश भी कर सकता है। ये बेहद चौंकाने वाला बयान WTO की तरफ से कल निकल कर आया और इससे ये हुआ कि भारत ने यह भी कहा कि जो अमेरिका का टैरिफ है वो GATT की 1994 और WTO की सुरक्षा समझौते के अनुरूप नहीं है। अमेरिका ने WTO को यह बताया नहीं, इसे सुरक्षा उपायों के तहत लागू किया गया। ये बात तो सही है, डोनाल्ड ट्रंप WTO की कुछ नहीं मानते और सुनते भी नहीं है। WTO को उन्होंने विश्वास में ही नहीं लिया था। तो भारत ने अब इस मामले को WTO की अदालत में पहुंचा दिया है। तो सर, आपको क्या लगता है फिर ये जो अभी डील पर बात चल रही थी उस पर भी खतरा है? और ये तो डील पर बात करते करते भारत एकदम WTO चला क्यों गया? यह बेहद बड़ा बदलाव था। जैसे मैंने कल कहा कि इसका संदर्भ समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिका की तरफ से श्रेय लेने की कोशिश क्या की, घोषित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक बड़े न्यूक्लियर वार से की तरफ जाने से बचा लिया। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ हमारी ट्रेड की वार्ताएं भी हो रही हैं। इससे पहले भी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय पक्ष की तरफ से इसका खुलकर इनकार या खंडन नहीं किया गया, पर भारतीय पक्ष में भारत के डिप्लोमेटिक हिस्सों में सहजता नहीं दिखाई दी, बेचैनी दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को लेकर। बेहद स्वाभाविक रूप से इसे नहीं लिया गया। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय पक्ष और अमेरिकी पक्ष के बीच में बातचीत हुई थी, भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा भी गया था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में दखल देने की और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर भी मध्यस्थता करने की जो आधिकारिक पेशकश की अपने ट्विटर हैंडल के या अपने सोशल पोस्ट के जरिए, उसे भारतीय डिप्लोमेटिक पक्ष ने ठीक ढंग से डिप्लोमेटिक पक्ष ने उस पर बहुत असहज था। और ये माना जा रहा है कि अचानक भारत ने व्यापार वार्ताओं को लेकर
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को लेकर अपना रुख बदल दिया है। और मोटे तौर पर अगर आप माने कि भारत खुलकर डब्ल्यूटीओ चला गया 12 मई को, इस परसों तक तो वार्ताएं ही चल रही थी, कोशिश ये थी कि नई वार्ताओं में नतीजे निकल आएंगे। वाशिंगटन में एक राउंड की बातचीत हो चुकी थी। भारत ने रिटेलिटरी या जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये एक किस्म की ट्रेड वार जैसी एक्टिविटी है और यह बदलाव निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बिगड़ते रिश्तों का, खराब होते रिश्तों का या ठंडे पड़ते रिश्तों का संकेत है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड डील पर खतरा है और अब ट्रंप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से भारत ने ट्रेड डील के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर आप एक तरफ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में जाकर उस देश के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की अर्जी देते हैं, अपील करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेड डील में भारत का भरोसा तो डगमगाया हुआ है। आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 दिनों में, 4 दिनों में शायद भारत की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए जाए कि वो ट्रेड डील को लेकर किस तरीके का नजरिया अपनाना चाहता है। हालांकि ट्रेड डील पर बातचीत काफी आगे तक बढ़ चुकी थी। अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष से पहले तक देखें तो ऑलमोस्ट इस बात की तैयारी थी कि हम अगले 1 तिमाही में इसे फाइनल कर लेंगे। कई सारे चैप्टर्स फाइनल हो गए थे। भारत ने अमेरिका के कृषि आयातों के लिए, अमेरिका के ऑटोमोबाइल के लिए अपना बाजार खोलने की सहमति जाहिर कर दी थी। काफी लंबी चर्चा हो चुकी थी और ये माना जा रहा था कि भारत, और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि भारत अधिकतम चीजों पर राजी है और हम जल्दी भारत के साथ एक संधि करने वाले हैं। लेकिन अब बात दूसरी दिशा में मुड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि हम 2019 जैसी स्थिति में जा रहे हैं। 2019 में भी भारत में डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी व्हाइट हाउस में थे और भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव हुआ था टैरिफ को लेकर। भारत ने रिटेलिटरी या जवाबी टैरिफ लगाए थे और वो मामला डब्ल्यूटीओ में अभी भी खींचतान में फंसा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप मर्क्यूरियल है, तेज तर्रार है। हमारा इंतजार रहेगा कि आज रात तक, कल तक वो इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर है। लेकिन ये संकेत हम यहां से पकड़ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ट्रेड डील खतरे में है। भारत ने अपनी तरफ से कम अगर बड़ा नहीं तो एक मोर्चा तो खोल ही दिया है अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के भीतर। अब आपने कहा कि वो सऊदी की यात्रा पर हैं, तो सर सऊदी की यात्रा के दौरान ट्रंप की क्या कोशिशें होंगी, किस बात पर वे मनाने की कोशिश करेंगे? सऊदी को एक इजराइल का मामला चल रहा है कि वहाँ पर वो एक और सीज फायर का दबाव बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कोशिशें उनकी वहाँ होंगी? बेहद उत्सुकता के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब की यात्रा देखी जा रही है। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो सऊदी अरब की यात्रा पर पहली बार गए थे। आमतौर पर माना जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में यूरोप के देशों में जाता है, पर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी पहुंचे हैं और इस यात्रा के कई बड़े आयाम हैं। हम पहले भारत पाकिस्तान के संदर्भ में समझें तो 2 देशों ने स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को, तनाव को कम करने में मदद की, जिसमें एक सऊदी था जिनके प्रतिनिधि मंत्री तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह यात्रा के लिए गए, और अमेरिका जिसने दूर से दखल दिया लेकिन स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ताएं कराई हैं। सऊदी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर यह माना जा रहा था कि सऊदीज भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो एक तो यह महत्वपूर्ण संदर्भ है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप गए हैं निवेश लाने, एक बेहद जरूरी बात है। वो अमेरिका जो कभी सऊदी अरब में या मध्य पूर्व में निवेश करता था, उसे अब मध्य पूर्व के सॉवरेन वेल्थ फंड्स का ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। मध्य पूर्व के सॉवरेन फंड, सऊदी और अमीरात के वेल्थ फंड्स के पास बड़ी बड़ी राशि मौजूद है जो तेल के जरिए उन्होंने एकत्र की है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी कंपनियां, सऊदी फंड्स अब अमेरिका में निवेश करना शुरू करें। तो उनकी तो पहली तो कोशिश ये है कि वो अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर सकें अमेरिका में, सऊदीज का, सऊदी फंड्स का। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सऊदी और चीन के बीच अच्छे रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि जो बाइडेन के, जो कि पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके मोहम्मद बिन सलमान MBS से व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे रिश्ते नहीं थे। दुनिया में इन खराब रिश्तों की चर्चा काफ़ी होती थी। तो बाइडेन और MBS के खराब रिश्तों का फ़ायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप MBS के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चाइना से, चीन से उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मित्र है सऊदीज़ का, बल्कि पहला कहें, बाइडेन के ज़माने में तो पहला सबसे बड़ा मित्र था। वो देखना होगा। दूसरी चीज़ है कि सऊदी से मिलना इजराइल के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इजराइल अमेरिका का पुराना मित्र है, सहायक है, सहयोगी है, मदद लेता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हाशिए पर रखकर सऊदी से सीधे बातचीत शुरू की है। और आखिरी बात, सऊदी
प्रतिस्पर्धी भी है ओपेक के अगुआ होने के कारण। दुनिया में अमेरिका के तेल उत्पादन की जो प्रतिस्पर्धा है वो सऊदीज के साथ है। तो एक तरह से आप मान के चले कि दुनिया की दो सबसे बड़ी तेल इकोनॉमीज भी एक साथ बात कर रही हैं। सऊदीज का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी में शांति समझौते की कोशिशों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में हाल फिलहाल में कई सारे अर्थों से भरी हुई यात्रा होगी। इसके जैसे ब्यौरे हमारे सामने आएंगे, चूंकि जब तक आप इसे देख रहे होंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचकर अपनी वार्ताओं को और अपनी आधिकारिक यात्रा को शुरू कर चुके होंगे। इसके और अधिक ब्यौरे को लेकर हम आपके पास आएंगे। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट, देश से लेकर विदेश तक की हर खबर का बारीक से विश्लेषण। कल मुलाकात होगी आपसे बोनस पॉइंट में अंशुमान जी के साथ, और मेरी आपसे एक मुलाकात दोपहर कल 1:30 बजे भी होनी है। कल बुधवार है और ज़रूर कोई बात है के साथ मैं आऊँगा कल विपुल जी के शो में 2 खास शेयर लेकर, और उन शेयर पर मेरी रिसर्च पर मोहर लगाने के लिए डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ होंगे। आप लोगों के पसंदीदा एक्सपर्ट्स में से हैं, तो उनके साथ भी आप कल बातचीत कीजिए और जो रिसर्च होगी ज़रूर कोई बात है उसको देखिए। कल होगी मुलाकात। नमस्कार।